नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नोत्तरी और ये क्लास नंबर 4 है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है वो हमें ढूंढने हैं। अब तीसरे अंक के आधार पर देखना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि उर्वशी में अंक कुल कितने हैं। 5 अंक है इसमें और ये गीति नाट्य है। किसका है ये भी आपको पता होगा। ये रामधारी सिंह दिनकर जी का ये गीति नाट्य है। दिनकर, ये आपको ध्यान में रखना है। 5 अंक है इसमें। हमें तीसरे अंक के संवादों को बताना है कि कौन सा यहाँ पर ठीक है। पहला क्या है कि शक्तिशाली और दुर्दर्प पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। दूसरा है उर्वशी मानवी है। तीसरा है उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। चौथा यहाँ पर क्या है, पुरूरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। देखिए जो तीसरा अंक है उसमें उर्वशी की जो कथानक है वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो बिल्कुल उचित है अंक 3 के अनुसार। तो यहाँ पर ए और सी जहां आ रहा है वो हमारा आंसर यहाँ पर डी है। तो देखिए यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि उर्वशी में 5 अंक है। इसके साथ रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसमें उर्वशी यहाँ नायिका के रूप में है और जो पुरूरवा है वो यहाँ नायक के रूप में है। कुछ विद्वानों ने इस पर आरोप लगाया है कि ये काम और अश्लीलता से भरी हुई कृति है या नाट्य रचना है। लेकिन फिर भी 1972 ईस्वी में, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, 1972 ईस्वी में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी, इस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हम साथ करते चलेंगे। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष भी आपको पता होना चाहिए। कब प्रकाशित हुई रचना? 1961 ईस्वी में इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है उर्वशी का। ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। हमें ध्यान में रखना है कि जो नहीं है वो हमें बताने हैं कि विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास कौन से नहीं है। देखिए सबसे पहले बात करें परिशिष्ट जो उपन्यास है, ये गिरिराज किशोर की रचना है। ये आप ध्यान में रखें, गिरिराज किशोर की ये रचना है। और ये रचना किस पर आधारित है? दलित चेतना पर, दलित चेतना पर आधारित ये रचना है। दूसरी जो रचना है चक्रव्यूह, चक्रव्यूह ये कविता संग्रह है। ये किसका है? कुंवर नारायण का है, कुंवर। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास है वे दिन, ये किसकी रचना है? ये निर्मल वर्मा की रचना है, निर्मल वर्मा की रचना है। ये आप ध्यान में रखें, निर्मल वर्मा की रचना। और किस पर आधारित है? ये चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये आप याद रखें क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर ये आधारित है। इसके बाद जो रचना है सफर के साथी, ये भारतीय और पाश्चात्य परिवेश के बीच द्वंद्व की रचना है। और ये किसकी है? सुनीता जैन की रचना है, सुनीता जैन की रचना है। और इसमें भी भारतीय और पाश्चात्य, यानी जो भारतीय पृष्ठभूमि है प्लस पाश्चात्य, इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व है उस पर आधारित ये रचना है। तो इसके अनुसार हमें देखना है कि विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से नहीं है। तो यहाँ पर एक तो गिरिराज किशोर की रचना दलित चेतना पर आधारित है, दूसरा चक्रव्यूह। ये दोनों ही जो रचनाएं हैं, यानी ए और बी ऑप्शन यहाँ ठीक है। ये दोनों ही विदेशी परिवेश पर आधारित रचनाएं नहीं है। और अगर इसमें से ये पूछ लिया जाता है कि विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास कौन से हैं, तो वो कौन से हैं? वे दिन और सफर के साथी, यहाँ पर ये उपन्यास हैं जो विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न, केवल एक प्रश्न ही हल नहीं करना बल्कि उससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न बनने हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है। अगला जो हमारा है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है।
तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या रहेगा? अभिधा शब्द शक्ति, क्योंकि जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध हो या सांकेतिक अर्थ का बोध हो वो क्या है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ काव्य पंक्तियां दे रखी है और यहाँ रचनाकार दे रखे हैं, तो इनको हमें मिलान करना है। देखिए ये पंक्तियां मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, जो मैंने काफी पहले वीडियो डाली थी टीजीटी, पीजीटी और नेट की तैयारी के लिए, उसमें इन पंक्तियों के बारे में विस्तार से हमने बात करी हुई है। लेकिन आज हमें यहाँ पर इसका मिलान करना है। उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है? पंडिये सैल सत बखाणी, देही बुद्ध बसंत ने जाने। ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां सरहप्पा की है, ये आप ध्यान में रखें। 12 बरिस ले कुकर जिए, ओ 13 ले जिए सियार। ये किसकी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और ये जगनिक की पंक्तियां हैं कि 12 साल तो कुकर जीवित रहते हैं, 13 साल तक गिद्दड़ या सियार जीवित रहते हैं। क्षत्रिय की उम्र 18 साल होती है और उसके बाद अगर वो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त ना हो तो उसके जीवन को धिक्कार है। ये ऐसी पंक्तियां किसने लिखी है? जगनिक ने लिखी है। बड़ कौशल तुए राधे, किनल कनाही लोचन आधे। देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है? राधे की बात की गई है, कान्हा की बात की गई है। तो ये राधा और कृष्ण से जुड़े हुए कवि कौन है? यहाँ पर विद्यापति जी हैं। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्मू हमारा। जात पात के भेदभाव से परे करने के लिए या लोगों को जागृत करने के लिए ऐसी जाति पाति से जुड़ी हुई बात करने वाले कवि यहाँ पर प्रसिद्ध कवि कौन है? वो है रैदास। तो इस तरह से आप इनका मिलान कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं डाले, नीचे जो 1 2 3 ऑप्शन डालने थे, क्योंकि यहाँ जगह कम है, तो आप इनका मिलान इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस आचार्य ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? यानी काव्यों की शिक्षा प्राप्त करके जो अभ्यास किया है उसको क्या माना है? काव्य का हेतु माना है। हेतु यानी कारण माना है। यहाँ पर आचार्य कौन दे रखे हैं? अभिनव गुप्त है, विश्वनाथ है, राजशेखर और मम्मट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या ठीक रहेगा? हमारा ऑप्शन रहेगा मम्मट। इसका उत्तर क्या रहेगा ये आपको ध्यान में रखना है। मम्मट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? काव्य प्रकाश है, जिसके कारण मम्मट को पहचान मिली, काव्य प्रकाश। इसके बाद जो राजशेखर है, राजशेखर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ये है काव्य मीमांसा। ये आप ध्यान में रखेंगे, काव्य मीमांसा ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। विश्वनाथ की अगर बात करें तो विश्वनाथ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण इनकी प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ध्वन्या लोक लोचन। और इसके साथ साथ जो अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत है वो भी किसकी देन है? अभिनव गुप्त की देन है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंधित पात्रों के साथ हमें जोड़ना है। यहाँ पर उपन्यास है तमस, राग दरबारी, महाभोज और झूठा सच, और इधर पात्र दे रखे हैं। देखिए तमस उपन्यास किसका है? ये बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। भीष्म साहनी का उपन्यास है और इसके प्रमुख पात्र कौन है? रिचर्ड इसके प्रमुख पात्र हैं। देखिए जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप देखेंगे कि प्रमुख पात्रों में रिचर्ड का नाम वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी रिचर्ड इसमें पात्र है। तमस उपन्यास में 5 दिनों के घटनाक्रम को शामिल किया गया है। तो इस तरह से जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या प्रमुख पात्रों को पूछा जाए, अन्य पात्र जो होते हैं उनके बारे में भी प्रश्न आजकल आते हैं। अगला जो यहाँ पर है राग दरबारी, किसकी रचना है? ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है। श्रीलाल शुक्ल की रचना है, ये आप ध्यान में रखें। और इसके प्रमुख पात्र कौन है? राग दरबारी के प्रमुख पात्र हैं रंगनाथ। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। रंगनाथ कौन है? जो इसमें वैद्यनाथ जी हैं उनके भतीजे हैं रंगनाथ। अगला जो हमारी रचना है वो महाभोज उपन्यास है। महाभोज किसकी रचना है? ये मन्नू भंडारी की रचना है। मन्नू भंडारी की आप ध्यान में रखें और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके प्रमुख पात्र कौन है? सुकुल बाबू इसके पात्र हैं।
झूठा सच की अगर बात करें तो झूठा सच यशपाल की रचना है या यशपाल का उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्रों में यहाँ जो दे रखे हैं वो कौन है? तारा है। तारा जो इसमें महत्वपूर्ण पात्र है जयदेवपुरी, उसकी बहन है तारा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा उपन्यास किस रचनाकार का है और कौन से उसमें पात्र हैं। प्रमुख पात्र और अन्य पात्र दोनों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम हमें बताना। देखिए कालक्रम के अनुसार इसमें यहाँ बी ऑप्शन सही आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पोएटिक्स है इसका रचनाकाल क्या है। पोएटिक्स का रचनाकाल 1780 ईस्वी है। अब ये रचना किसकी है? ये टी विंस्टैनली की रचना है, लेकिन इसके जो मूल रचनाकार थे वो अरस्तु थे। अरस्तु के बाद इसका अनुवाद किया था टी विंस्टैनली ने। ये आप ध्यान में रखें, मूल रचना ये किसकी है? अरस्तु की रचना है ये। और इसका अनुवाद किसने किया था? टी विंस्टैनली ने। कब किया? 1780 में। उसके बाद आती है लिटरेरिया बायोग्राफिया। जो लिटरेरिया बायोग्राफिया है इसका रचनाकाल है 1817। और ये किसकी रचना है? ये कॉलरिज की रचना है। कॉलरिज, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगली जो हमारे पास है रचना वो कौन सी है? एस्थेटिक। एस्थेटिक का समय काल है 1900 ईस्वी और इसके रचनाकार कौन है? ये हैं करोचे। ये आप ध्यान में रखें। और द सेक्रेड वुड जो रचना है ये कब की है? 1920 इसका रचनाकाल है सेक्रेड वुड का। और इसके रचनाकार कौन है? टॉमस स्टर्न्स इसके रचनाकार हैं। टॉमस, ये आप ध्यान रखें, स्टर्न्स इसके रचनाकार है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो। यानी दोनों की मिली जुली भाषा ही मूल जबान या असली भाषा, ये किसने कहा है? तो ये कथन राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद का ये कथन है। अगली, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया। देखिए अभी हमने उर्वशी के बारे में बहुत सारी बातें जानी थी। तो यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय ने 1963 ईस्वी में एक लेख प्रकाशित किया था। कौन सी पत्रिका में? कल्पना में। कल्पना नामक पत्रिका में इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था उर्वशी पर, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हो गया था। यानी उर्वशी की समीक्षा पर आधारित एक लेख लिखा। कब लिखा? 1963 में। कौन सी पत्रिका में लिखा? कल्पना नामक पत्रिका में, जिस पर विद्वानों में काफी विवाद उत्पन्न हो गया था। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य विशेषताएं क्या है? मुख्य प्रवृत्तियां क्या है? देखिए द्विवेदी युग हम मानते हैं यहाँ पर 1900 से लेकर 1918 या 1920 ईस्वी तक हम द्विवेदी युग को स्वीकार करते हैं। तो ये समयकाल कौन सा है? एक तो समाज सुधार पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था। दूसरा जो भाषा में और भावों में लेखन में जो इतिवृत्तात्मकता आ गई थी वो बहुत ज्यादा मूल है, क्योंकि द्विवेदी जी ने भाषा पर सबसे ज्यादा काम किया। भाषा में भी किसके पर? जो व्याकरण आधारित त्रुटियां हैं उनको विशेषकर इन्होंने ध्यान में रखा। और एक तो समाज को महत्व दिया और दूसरा क्या है? इतिवृत्तात्मकता। लेखन में, भाषा में विचारों की अधिकता इन्होंने शामिल की। भावों की उपेक्षा की गई, यानी भावों को क्या किया गया? अनदेखा किया गया। तो यहाँ पर दो बातें हैं जो द्विवेदी युग से मैच करती हैं, ए और डी। तो यहाँ पर उत्तर क्या रहेगा? सी इसका यहाँ उत्तर रहेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग बन सके। ऐसा किसने कहा है? ये भामह ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग बन सके। तो यहाँ आपको क्या ध्यान में रखना है? भामह ध्यान में रखना। यहाँ अगर भामह के बारे में अगर हम थोड़ा जानने का प्रयास करें तो हम जानते हैं कि ये संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान हैं। इनका जो प्रमुख काव्य शास्त्र पर आधारित जो ग्रंथ है वो क्या है? काव्य अलंकार है। काव्य अलंकार इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये आप यहाँ ध्यान में रखें। इसके साथ साथ इन्हें अलंकार संप्रदाय का जनक भी माना जाता है। यानी इनके द्वारा जो चलाया गया संप्रदाय है वो कौन सा है? अलंकार
अलंकार संप्रदाय। इसके साथ एक बात आप यहाँ और ध्यान रख सकते हैं, इनकी बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये परिभाषा भी आप यहाँ पर ध्यान में रखें, शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो इनकी ये परिभाषा आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, कई बार पूछ ली जाती है। शब्दार्थो सहितो काव्यम यानी शब्द और अर्थ के सहित जो रचना है वही मूल काव्य है। तो ये बातें आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।